सीता लिखने के लिए हमें क्या किया गया, स पर बड़ी ई की मात्रा, फिर ता पर आ की मात्रा। तो ये सार्थक वर्णों का समूह है। तो जब हम सार्थक वर्णों का समूह शब्द का जब हम प्रयोग वाक्य में करते हैं, गाती है के साथ हमने प्रयोग किया, तो वह शब्द पद बन जाता है। ठीक है, जैसे ईश्वर, ईश्वर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ई श है तो आधा श है, व र। अगर इसको हम कुछ ऐसे करके लिखते, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके, तो ईश्वर कहलाता, ये नहीं कहलाता, ये गलत हो जाता। ठीक है, तो ये सार्थक वर्णों का समूह जब किसी वाक्य के साथ प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है। अब क्या है यहाँ पे, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इत्यादि दर्शाता है। ये शब्द क्या दर्शा रहा है, वाक्य में लिंग दर्शा रहा है, वचन दर्शा रहा है, लिंग दिखा रहा है सीता स्त्रीलिंग है, वचन दिखा रहा है कि ये एक वचन है। ठीक है, उसके बाद शब्द हम देखेंगे। अब फिर शब्द पद कब बन जाते हैं, तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। पहले भी ऐसे बताया है मैंने। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है। जब वाक्य में हम किसी शब्द को प्रयोग करते हैं तो लिंग, वचन, कारण के अनुसार उसके रूप भी बदल जाते हैं। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, राम आम खा रहा है। ठीक है, राम आम खा रहा है, तो इसमें राम, आम, खा रहा है, ये सभी क्या है, पद हैं। ठीक है, तो ये है अभी तो ये जो है स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इनको वाक्यों में प्रयोग किया गया है तो ये शब्द, लेकिन ये वाक्य में प्रयोग हो गए हैं, इसलिए ये क्या बन गए हैं, पद बन गए हैं। राम, आम, खा रहा, ये सब क्या बन गए, पद बन गए। उसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द जो है वो शब्द एक वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है। स्वतंत्र और सार्थक इकाई होती है, जबकि पद क्या होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। और शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। तो शब्द का एकमात्र अर्थ होता है परिचय, मतलब शब्द के द्वारा ही हम परिचय दे दें। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो उत्तर में अगर तुमने बोला मोहन, तो ये मतलब हो गया मोहन शब्द से मैंने जान लिया कि हाँ नाम मोहन है। लेकिन उसकी जगह अगर कहेंगे उत्तर में कि मेरा नाम मोहन है, तो वहाँ पे वो मोहन शब्द पद बन जाएगा। ठीक है, तो शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं स्वतंत्र रूप से तो वह मात्र एक परिचय के रूप में होता है, और व्याकरणिक कारणों से प्रयोग करते हैं तो वही शब्द पद बन जाता है। उसके बाद पद जो है एक व्याकरणिक परिचय है। जैसे राम है, यहाँ पे इसका व्याकरणिक परिचय अगर हम निकालेंगे तो ये होगा राम पुल्लिंग, एक वचन, संज्ञा। ठीक है, कर्ता भी है, यहाँ पे कर्ता भी हम इसको कह सकते हैं। राम आम खा रहा है, ये कर्ता है। ठीक है, तो और भी ऐसे निकल सकते हैं। फिर सार्थक जो शब्द हैं सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। जैसे इधर बताया था मैंने, कलम भी है, कमल भी है, उसी को क्रम में ना लिखा गया तो लमक बन गया। ठीक है, पद वाक्य के अर्थ पद और जो पद होते हैं वो वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन जब पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है, और पद का जो है ये पद है, ये पद है, इनका लिंग, वचन का क्रिया से संबंध होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण या शब्द के भेद। ठीक है, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत, उसके बाद दूसरा अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे यहाँ पर
उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ पर अब आप अपनी बुक से भी थोड़ा समझ लीजिए, जैसे बुक में दिया है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहला था यहाँ पर शब्द के भेद में उत्पत्ति या स्रोत। तो इसी पहले को ही हम लोग लेकर चल रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के कई विभाजन किए गए हैं, 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज या अज्ञात व्युत्पत्ति वाले। अभी आगे आप पढ़ेंगे अज्ञात व्युत्पत्ति वाले क्या हैं, फिर विदेशज और संकर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम। तो उत्पत्ति का जो अर्थ होता है वह होता है जन्म स्रोत, किस प्रकार उसका जन्म हुआ, शब्द कहाँ से आया, विदेश से आया या संस्कृत से आया, या हमने आपसी बोलचाल में इसको प्रयोग कर लिया। तो इसमें उत्पत्ति के स्रोत में ये चीज़ देखा जाता है कि वह शब्द कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उसका जन्म हुआ, उसका जन्म स्रोत क्या है, के आधार पर कोई शब्द कहाँ से आया, इस आधार पर उसका वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहला वर्गीकरण तत्सम। तत्सम क्या है? तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी ज्यों का त्यों, बिल्कुल जैसा है वह शब्द बिल्कुल उसी तरह, उसमें कोई फेरबदल ना किया गया हो। तो हिंदी भाषा में शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत भाषा से है। संस्कृत भाषा ही मूल भाषा है, जननी रही है। हिंदी के अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने असली, मतलब जैसा संस्कृत में प्रयोग होता है बिल्कुल वैसा ही रूप, बिल्कुल अपने असली रूप में प्रचलित है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वायु, संस्कृत में वायु बोलेंगे, हिंदी में भी सेम उसका प्रयोग किया गया वायु। कवि, पुस्तक, गुरु, स्त्री, नदी, माता पिता आदि, तो ये सब संस्कृत शब्द हैं। तो इनका जैसा हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में, उसी तरह हम उसको हिंदी में भी बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर भी कुछ दिए हैं, भूमि, प्रथम, राष्ट्र, रक्षा, मयूर, पुत्र, कार्य आदि। ठीक है, तो ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, बिल्कुल जैसा संस्कृत में प्रयोग होता है वैसे ही इनको हिंदी में भी प्रयोग किया गया है, कोई फेरबदल नहीं। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात उसके समान, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर, कैसे? संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर बदले हुए रूप में प्रयुक्त हो रहे हों, हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हों या प्रचलित हो रहे हों, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जैसे मयूर है, ठीक है, मयूर को संस्कृत में तत्सम में हम कहें मयूर, उसको बिगाड़ के या उसको रूप थोड़ा बदल कर हम उसको कहेंगे मोर। तो है तो मतलब एक ही, चाहे मोर बोलो चाहे मयूर बोलो, तो अर्थ तो एक ही है, लेकिन मयूर बोलेंगे तो कहेंगे ये तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हुआ, और कहेंगे मोर तो ये कहेंगे तद्भव शब्द है। तो जब कोई संस्कृत का शब्द उसका थोड़ा रूप बिगाड़ कर या बदल कर हिंदी में प्रचलित हो जाता है तो उसे तद्भव कहते हैं। जैसे हस्त है तत्सम शब्द, तो उसका तद्भव होगा हाथ। पाद है संस्कृत शब्द, तो उसका तद्भव होगा पाँव। दुग्ध संस्कृत है, तत्सम है, और हिंदी तद्भव हुआ दूध। दंत, दांत। ठीक है, तो ये हुए तद्भव शब्द। अब यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द की सूची दी है, इसको आप पढ़ेंगे ये क्लास ओवर होने के बाद, और इसको अपने ध्यान में रखेंगे। एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है इसमें से, तद्भव से तत्सम बदलिए या तत्सम से तद्भव शब्दों को बदलिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आप बाद में अपना आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं देशज या अज्ञात व्युत्पत्ति वाले शब्द। तो इसको हम देखते हैं देशज शब्द को। देशज शब्द क्या है? देशज शब्द की उत्पत्ति होता है देश ज
के योग से बनी। देश ज मतलब देश में जन्मा, अपने ही देश में ऐसा शब्द जिसका जन्म या जिसका उत्पत्ति स्रोत अपना ही देश हो, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। तो इस प्रकार देशज का अर्थ आशय है उन शब्दों से जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं के से लिए गए हैं, जैसे ढूंढना, खाट, झाड़ू, पगड़ी, धोती, खिड़की, पेट, लोटा आदि। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने अपने ही देश में बोला, उन्हीं से और बोलचाल में प्रयोग करा हमने, और लिखित रूप में भी हम प्रयोग करते हैं और मौखिक रूप में भी। हमारे देश की बोली है, हमारे देश का ही शब्द है, कहीं बाहर से नहीं आया, किसी विदेश से नहीं आया, फॉरेन से नहीं आया ये सारे शब्द। पगड़ी, धोती, खिड़की, पेट, ठीक है। उसके बाद है विदेशज। विदेशज विदेश और ज, विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश ज के योग से हुई, मतलब विदेश में जन्मा हुआ। इस प्रकार विदेश शब्द का आशय है उन शब्दों से है जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, दूसरे देशों से, मतलब जो भारत के नहीं हैं, अन्य देशों से जिनको हमने लिया है। तो हिंदी में अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, तुर्की, चीनी, डच, पुर्तगाली, स्पेनिश, रूसी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आए हैं। अब इन शब्दों का हमारे देश में आना भी इस प्रकार से हुआ क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो ये सारे देश हमारे भारत देश में आते रहे हैं व्यापार के लिए या किसी और काम के लिए। तो उनके साथ रहन सहन करते करते हमने उनके भी शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग करना सीख लिया। ऐसा नहीं कि कोई भारतीय गया था विदेश, तुर्की गया, चीनी गया और वहाँ से ये सारे शब्द उठा के ले आए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी का। ओके।